Good morning to everyone. Before starting the video, I would like to tell you that people who are new on the channel, subscribe to my YouTube channel Gunjan Sharma Biology Foundation, and if you like the video, then share and like it so that each and every student gets a benefit during corona related pandemic situations. Do not forget to press the bell icon to get the information of the video uploaded by me immediately. After watching the video, please write your feedback in the comment section. Now let's start today's video, which is related to 5th chapter of 9th class, and the topic is the mitochondria and lysosome. Hope you like the video. तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है लाइसोसोम के साथ में। लाइसोसोम जो दूसरी भाषा में या दूसरे शब्दों में उसका पर्यायवाची जो नाम है, सिमिलर जो सिनोनिम है, उसको हम एज अ बायोलॉजिकल टर्म्स में सुसाइड बैग्स भी कहते हैं कि हमारी बॉडी का सुसाइड बैग्स कौन है? लाइसोसोम है। दीज आर द सुसाइडल बैग्स। बात करते हैं इसके नाम की। तो लाइसोसोम जो है वो लैटिन वर्ड से मिला है। लाइसिस का मतलब होता है डाइजेस्टिव और सोमा का मतलब होता है बॉडी। लाइसोसोम एक स्पेशल काइंड की बॉडी है जो किसी न किसी प्रोडक्ट का डाइजेशन कर देती है, उसको डाइजेस्ट कर देती है। स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल्स कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। ये छोटी छोटी गोलाकार वेसिकल्स होती हैं। वेसिकल्स का मतलब कोई भी राउंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन से कवर रहती हैं। तो यहाँ पे भी कंपटीशन का 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनल्स के एग्जाम्पल बताइए जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहने वाले फर्स्ट ऑर्गेनल है लाइसोसोम, विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और इसके बॉडी के अंदर, इसकी खुद के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ताकि इंट्रासेलुलर यानी सेल्स के अंदर का डाइजेशन कंप्लीट हो और वेस्ट जो डिस्पोजल है उसको भी क्या किया जाए? क्लीन किया जाए। जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट हो जाता है, सेल्स की जो डेड सेल्स होती हैं या फिर नॉन फंक्शनल सेल्स होती हैं, उनको क्या किया जाता है? डाइजेस्ट करके बॉडी की क्लीनिंग की जाती है और इस तरीके से वेस्ट का डिस्पोजल किया जाता है। बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, लाइसोसोम आर कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। अब क्या है कि ये डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है और वो भी डाइजेशन भी कैसा है? इंट्रासेलुलर है। तो स्पेसिफिक रोल के कारण ही इसका नाम जो है वो हो जाता है डाइजेस्टिव बैग्स। द digestive mean hydrolytic enzymes contained in lysosome are synthesized by RER। इससे प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल थोरोली स्टडी करवाई थी। उसके टाइप्स की बात की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ द 2 टाइप्स, फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आरईआर की जब बात करते हैं तो आरईआर की बॉडी के ऊपर, आरईआर की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट थे जो कहीं ना कहीं पर मेनली प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे थे। लेकिन प्रोटीन को सिंथेसाइज करना उनका प्राइमरी वर्क था और प्राइमरी वर्क के बाद में अगर सेकेंडरी वर्क की बात की जाए तो वो लाइसोसोम्स के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी सिंथेसाइज करने का वर्क करते हैं। हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। दे आर पैकेड इनटू द लाइसोसोम बाय गोल्गी अपरेटस। उसके बाद में उन्होंने बात की कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो बनाए तो किसके द्वारा जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेसिफिकली आरईआर के द्वारा। लेकिन आरईआर से और न्यूक्लियस से ही अटैच कहीं ना कहीं पर गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट था। और गोल्गी अपरेटस के हमने 3 फंक्शंस देखे थे। सबसे पहला था स्टोरेज, फिर तीसरा था मॉडिफिकेशन, सेकंड था मॉडिफिकेशन और थर्ड था पैकेजिंग। यानी वो विशेष प्रकार के सब्सटेंसेस को या तो फिर क्या करता है कि मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, पैकेजिंग करता है मटेरियल्स की। तो पैकेजिंग करने का जो काम है वो पैकेजिंग का काम है गोल्गी अपरेटस का। लाइसोसोम फ्यूज विद द स्ट्रक्चर टू बी डाइजेस्टेड। सबसे पहले क्या होता है, जिस भी स्ट्रक्चर को हमें डाइजेस्ट करना है उससे लाइसोसोम क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। द एंजाइम्स आर सेल्डम रिलीज। धीरे धीरे उसमें से कभी कभी क्या होता है? एंजाइम्स रिलीज होते हैं। एक्सेप्ट व्हेन द सेल हैज बीन डैमेज। और ऐसा कब होता है? जब सेल क्या हो चुकी हो? डैमेज हो चुकी हो। ओल्ड ऑर्गेनल्स, जर्म्स, फूड पार्टिकल्स एक्सेट्रा फ्यूज विद लाइसोसोम फॉर डिस्पोजल बाय डाइजेशन। ऐसा किस किस के साथ में हो सकता है? तो जितने भी हमारे ऑर्गेनल्स जो ओल्ड हो चुके हैं, जैसे आरबीसी है, आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? 120 डेज। आफ्टर दैट आरबीसी विल नॉन फंक्शनल। तो उस नॉन फंक्शनल आरबीसी को हमें अगर डाइजेस्ट करना है तो हमें उसके सहायता लेनी पड़ेगी लाइसोसोम की। कुछ जर्म्स हैं जैसे कि पैथोजन आ गए बाहर से, वायरस, बैक्टीरिया या फंगी वगैरह, उनका इन्फेक्शन हुआ बॉडी में और डिजीज की सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो उसके लिए हमारी बॉडी जो सेलुलर डिफेंस करेगी तो वहाँ पर डब्ल्यूबीसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं पर लाइसोसोम भी अपना वर्क या रोल प्ले करेगा। फूड पार्टिकल्स हैं, कोई भी वेस्ट टॉक्सिन्स ले लिए हमने बॉडी में जो हमारी बॉडी के लिए जहरीले काम कर रहे हैं या फिर हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव हार्मफुल इफेक्ट्स डाल रहे हैं, तो उन फूड पार्टिकल्स को भी डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम। एंड डिस्पोजल बाय डाइजेशन। और इनका जो डिस्पोजल किया जाएगा वो डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू या मैकेनिज्म के थ्रू किया जाएगा। इन डैमेज द सेल, लाइसोसोम बर्स्ट टू रिलीज एंजाइम्स।
जैसे ही कोई सेल डैमेज होती है, सपोज दैट हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी के अंदर कोई डैमेज सेल हो गई अचानक से, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर लाइसोसोम उस सेल के पास में जाकर बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे और पूरे के पूरे जो एंजाइम्स थे वो सेलुलर कंपोनेंट्स में निकल जाएंगे। बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू किल एंड डाइजेस्ट सेलुलर कंपोनेंट, लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। अब वहाँ पर जब वो रप्चर होंगे, बर्स्ट होंगे, तो पूरा का पूरा जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम था उस डैमेज सेल के आसपास जाएगा और उस डैमेज सेल को ही पूरा की तरह से क्या कर देगा, डिकम्पोज कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। अपने इसी प्रॉपर्टी के कारण जो लाइसोसोम्स हैं उनका सिनोनिम होता है सुसाइडल बैग्स, यानी हमारी लाइफ के आत्मघाती थैले। जब कभी अपने आप को बस्ट करने वाले थैले जो होते हैं, सुसाइडल बैग्स जो होते हैं, वो कौन होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम्स आर फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स। लाइसोसोम्स जो है वो पूरे के पूरे एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, बट इसके कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं, और उसका एक्सेप्शन है मैमेलियन आरबीसी, यानी हमारी जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं या एरिथ्रोसाइट्स हैं, उनके अंदर आपको लाइसोसोम देखने को नहीं मिलेगा। प्लांट सेल्स जनरली लेक लाइबोसोम, और जो लेक का मतलब होता है कमी, डेफिशिएंसी, जो प्लांट सेल है उसके अंदर तो लाइसोसोम पाए ही नहीं जाते। नेक्स्ट उसके बाद की बात है कि लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की, ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिखना थोड़ा सा स्किप कर गई हूँ। तो जो लाइसोसोम की डिस्कवरी है वो की थी डी डुवे ने, डी डुवे, DE.DUVE, डी डुवे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी। तो एक मार्क में ये भी क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो याद रखिएगा डी डुवे। नेक्स्ट ये डायग्रामेटिक फॉर्म आपको दिखाई गई है, यहाँ पे आपको ये सिंगल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है लाइसोसोम की। लाइसोसोम कैसा ऑर्गेनल होता है जिसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके अंदर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स दिखाई जा रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को आगे से आगे ट्रांसपोर्ट करेंगे वो आपको इसमें शो किए जा रहे हैं। फंक्शंस की बात करते हैं कि लाइसोसोम के फंक्शंस क्या होते हैं, तो पहला फंक्शन होता है डिफेंस का। दे हेल्प इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स। ये किसको डिस्ट्रक्ट करते हैं, किसको खत्म करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को, जिसमें कि आपके बैक्टीरिया और वायरसेस को इंक्लूड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फॉर्म में दे कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। वो बॉडी को क्या दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सेकंड जो स्टेप है या सेकंड जो फंक्शन है वो हम ले सकते हैं डाइजेशन का। दे हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल। अगर हमें सेल्स के अंदर डाइजेशन की बात करनी है तो कहीं ना कहीं पर लाइसोसोम उसमें अपना बिग रोल प्ले कर रहे हैं। तो पहला तो इसका फंक्शन हो गया एक्ट एज द डिफेंस बॉडी, एंड सेकंड हो गया हेल्प इन द डाइजेशन। थर्ड की बात करें तो थर्ड जो इसका मतलब फंक्शन है वो होता है क्लिनजिंग। द हेल्प इन रिमूविंग डेड एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल। ये क्या करते हैं, क्लिनजिंग का मतलब क्या होता है, दे हेल्प इन रिमूविंग डेड, जितने भी डेड पार्टिकल्स हैं या फिर जो वॉर्न आउट, जो खराब हो चुके सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनको ये डाइजेस्टिंग करके क्या करता है, क्लीन कर देता है। लाइसोसोम आर देयरफॉर कॉल्ड सेलुलर स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर का मतलब सफाई करने वाले। जैसे हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर एक विशेष प्रकार का जो मतलब एक सिस्टम है, उसके अंदर सफाई करने वाले तो स्क्वेंजर्स होते हैं। तो हमारी बॉडी भी एक टाइप की मतलब एक सिस्टम है, उसके अंदर भी किसी न किसी पर्टिकुलर सेल्स को ये वर्क दिया हुआ है कि वो बॉडी के ऑल ओवर क्या करे, सफाई करे या उसको प्रोटेक्ट करे। तो उसको सफाई करने वाले उनके लिए टर्म आती है स्क्वेंजर। तो लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सेलुलर स्क्वेंजर। तो यहाँ पर दूसरा नाम हो गया कि एक नंबर में कि व्हाट आर द अदर नेम ऑफ द लाइसोसोम, देन यू शुड राइट दैट सेलुलर स्क्वेंजर्स। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, एक टर्म है यहाँ पे, अपने आप में ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेटामॉर्फोसिस। तो ध्यान रखिए बच्चों, जब कोई लार्वा फॉर्म, लार्वा का मतलब एडल्ट के फॉर्म के पहले लार्वा बनता है, आपने देखा होगा मच्छर का लार्वा बनता है, मक्खी का लार्वा बनता है, पर्टिकुलर किसी इंसेक्ट का लार्वा बनता है। तो जो लार्वा स्टेज होती है वो जब अडल्ट में कन्वर्ट होती है, अडल्ट का मतलब बिल्कुल मैच्योर बन जाती है। जैसे आपने फ्रॉग का लार्वा भी देखा होगा, तो जब फ्रॉग का लार्वा अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो वो प्रोसेस कहलाती है मेटामॉर्फोसिस। तो डेफिनेशन ऐसे बना लेंगे, इट इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस इन विच लार्वल कंडीशंस कन्वर्ट इनटू द एडल्ट कंडीशन। जिसमें लार्वा कंडीशन अडल्ट कंडीशन में कन्वर्ट होती है वो कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। तो जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है, द लार्वल ऑर्गन्स आर डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द अडल्ट ऑर्गन। तो हमने कहा कि लार्वा जो है अडल्ट में कन्वर्ट हुआ, तो ऐसा कैसे हुआ, लार्वा के जो ऑर्गन्स थे उनको डाइजेस्ट किया गया लाइसोसोम्स के द्वारा, और एक तरीके से रॉ मटेरियल या कच्चा माल उपलब्ध करवाया गया ताकि वहाँ पर अडल्ट के न्यू ऑर्गन्स सिंथेसाइज हो सकें या फॉर्मेशन उनका हो सके। तो लाइसोसोम जो है मेटामॉर्फोसिस में भी अपना बहुत ज़्यादा हेल्पिंग रोल प्ले करता है। आई होप आपको लाइसोसोम जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो दूसरा नाम है या जो अदर सिनोनिम है वो है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि बॉडी के लिए, सेल के लिए जितनी भी एनर्जी का प्रोडक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू किया जाना है। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड, इनका शेप कैसा होता है, बिल्कुल रॉड शेप होता है, या सॉसेज लाइक। सॉसेज का मतलब इसमें से कहीं ना कहीं इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन आएंगे।
ऑफ द एरोबिक यूकेरियोट, इसके अंदर ये जो एरोबिक प्रोसेस है, एरोबिक का मतलब है कि जो रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला है। आपको पता है रेस्पिरेशन 2 टाइप का है, एक तो एरोबिक और एक एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब जिसमें ऑक्सीजन अपना कहीं पर भी रोल प्ले नहीं करती है, और एरोबिक का मतलब है कि जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा वो रेस्पिरेशन कहलाएगा एरोबिक। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो एरोबिक यूकेरियोट्स हैं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उन्हीं यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं, विच टेक पार्ट इन फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। और वो एरोबिक रेस्पिरेशन में अपना हेल्प करते हैं, और उसके लिए स्पेसिफिक टर्म आती है क्रेब्स साइकिल, क्योंकि इस पाथवे को डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक थे क्रैब, तो उनके सम्मान में इस साइकिल को नाम ही दे दिया गया क्रैब साइकिल। तो अभी अभी मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन 2 टाइप का, एरोबिक और एनारोबिक। तो एनारोबिक के लिए हम टर्म काम में ले लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो मैंने आपको 6th चैप्टर में अच्छी तरह से बताया था, और उसके बाद में एरोबिक के लिए दूसरा नाम ले लेते हैं क्रैब साइकिल। मैमेलियन आरबीसी आर डिवोइड ऑफ देम, डिवोइड का मतलब ना रखना। लाइसोसोम्स जैसे नहीं थे आरबीसी में, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी आरबीसी में नहीं है। तो मैमल्स की जो आरबीसी होती है उसमें ना तो लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, ना ही उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। तो ये इसका जो मतलब है एक्सेप्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉमनली नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे कंटेन एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। आपने देखा कि जो हमारा 6th चैप्टर था उसका जो फर्स्ट टॉपिक था न्यूट्रिशन, उसमें हमने देखा कि हमारी बॉडी जो है वेरियस फंक्शंस करने के लिए न्यूट्रिशन लेती है। न्यूट्रिशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फैट के फॉर्म में हो सकता है, लिपिड्स के फॉर्म में हो सकता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में हो सकता है। लेकिन क्या न्यूट्रिशन लेना ही सफिशिएंट है? क्या हमारी बॉडी को उससे सारे काम करने की एनर्जी मिलेगी? तो आपका आंसर जाएगा नो, क्योंकि हम उस एनर्जी के लिए डिपेंड करते हैं रेस्पिरेशन के ऊपर। जो फूड प्रोडक्ट हमने ग्लूकोज के फॉर्म में बनाया, जब तक उसके ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करवाएंगे तब तक हमारे पास में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो यानी किसी भी सब्सटेंस की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो वो रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन, और हम यहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन ही करवा रहे हैं। तो जैसे ही आपको पता लगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हमने बोला पावर हाउस ऑफ द सेल, तो हम उसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? कि उसके अंदर विशेष प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं? वो फूड का ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करते हैं। डायग्राम की बात की जाए तो डायग्राम में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल स्मूथ है, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो राउंड इस तरीके से फोल्ड हो चुकी है, और ये फोल्ड होकर बना रही है क्रिस्टी। अभी हम आगे देखेंगे, क्रिस्टी यहाँ पे शो किया हुआ है। इसके बाद में ये दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस है वो कहलाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ये इसके अंदर एक जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है उसको कहते हैं मैट्रिक्स, और ये आपको राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं जो इसके लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेशलिटी ये है कि वैसे तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, सेल का ऑल ओवर डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। इसीलिए सेल के जो भी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है न्यूक्लियस। बट माइटोकॉन्ड्रिया और जो आपके ये क्लोरोप्लास्ट, ये दो ही ऑर्गन ऐसे हैं जिनके अंदर अपना खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, जो ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जिनके पास में अपना डीएनए अपना राइबोसोम हो तो वो कहलाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब अपने आप काम करने वाले, वो अपनी किसी भी प्रोसेस के लिए न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं है। उनके पास में अपने सोर्सेज हैं, अपने रिसोर्सेज हैं। तो जिनके पास में अपना सोर्स और अपना रिसोर्स होता है वो कहलाते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स। तो ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन का उदाहरण है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए एंड देयर ओन राइबोसोम्स। उनके अंदर अपना ही डीएनए और अपना ही राइबोसोम्स होते हैं। एंड फॉर रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। और क्या करते हैं जब एंजाइम्स इस फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हाई अमाउंट में एनर्जी निकलती है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी फुल फॉर्म याद है, फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन की है। जिनको नहीं पता वीडियो को पॉज करके इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर सिंथेसाइज ऑफ न्यू केमिकल कंपाउंड्स। और इस एनर्जी का जो उपयोग है वो बॉडी करेगी नए केमिकल कंपाउंड बनाने में। एंड मैकेनिकल वर्क, जितना भी शारीरिक जो श्रम होता है या हमारी बॉडी के थ्रू किया जाने वाला वर्क है उसको करने के लिए हमें किसकी नीड होगी? एनर्जी की नीड होगी। एटीपी इज आल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन का, कॉम्पिटिशन का, कि जो एनर्जी करेंसी है यानी ऊर्जा की जो मुद्रा है वो क्या कहलाती है? तो ऊर्जा की मुद्रा को हम एटीपी कहते हैं, एनर्जी करेंसी को हम एटीपी कहते हैं।
जब हम मार्केट में जाएंगे, किसी चीज़ को परचेज करेंगे, तो हमारे से करेंसी निकालनी होगी। जैसे इंडिया की करेंसी है रुपीज़ और जापान की करेंसी है येन, तो ये सब निकालने पड़ेंगे। तो वैसे ही हमारी बॉडी को भी अगर कोई फंक्शन करना है, कोई पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करनी है, तो उसको अपनी बॉडी की एनर्जी करेंसी को क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा, एटीपी को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो इसलिए एनर्जी करेंसी कौन है, एटीपी। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। हमने अभी भी बात की कि इसके ऊपर कितने मेम्ब्रेन पाई जाती है, 2। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, बाहर वाली मेम्ब्रेन कैसी है, स्मूथ है, साथ ही साथ में पोरस भी है, इसमें पोर्स हैं ताकि अंदर का और बाहर का जो मटेरियल्स का एक्सचेंज है वो बना रहे। वेयर एज द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो रही है अपनी ही अंदर की तरफ टू फॉर्म क्रिस्टी, और उन्होंने क्या बना दिया, क्रिस्टी। ये क्रिस्टी जो है ये प्लूरल फॉर्म है, अगर सिंगुलर फॉर्म में बोलोगे तो क्रिस्टा। आपको बुक में कहीं कहीं पर ये क्रिस्टा भी मिलेगा और क्रिस्टी भी मिलेगा। तो क्रिस्टी का मतलब होता है प्लूरल यानी बहुवचन, और क्रिस्टा का मतलब होता है सिंगुलर यानी कि एक वचन। क्रिस्टी इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। अब क्रिस्टी क्या होती है, इंक्रीज करेगी सरफेस एरिया को। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया कि राइट द फंक्शन ऑफ द क्रिस्टी। तो क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी रिएक्शंस होने वाली है उनके लिए सरफेस एरिया को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। एटीपी सिंथेसिस अकर्स ओवर टेनिन रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स कॉल्ड ऑक्सीसोम्स। और ये जो एटीपी सिंथेसिस है इसमें क्या होगा, इस तरीके के क्रिस्टी के अंदर शेप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो इसका पार्टिकल आपको कैसा दिख रहा है, जैसे टेनिस का जो रैकेट होता है, जिसको हम टेनिस खेलते हैं, उसका जो रैकेट होता है उसके रैकेट के समान दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण से इसका नाम लिया हमने टेनिन रैकेट शेप्ड पार्टिकल, और उसका नाम हो जाएगा ऑक्सीसोम्स। यानी जो हमारा एटीपी सिंथेसिस का प्रोसेस होना है वो होना है ऑक्सीसोम्स में, और ऑक्सीसोम्स का शेप है टेनिन रैकेट शेप्ड, और इनको हम दूसरे नाम में एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। दे आर पार्शियली एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन। ये आधे तरीके से धसे हुए रहते हैं किसके अंदर, इनर मेम्ब्रेन में। एम्बेडेड का मतलब होता है धसा हुआ होना। माइटोकॉन्ड्रिया एनक्लोज द मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना ही एक फ्लूइड मटेरियल होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। हैविंग डीएनए, राइबोसोम एंड एंजाइम। इसके अंदर स्वयं के अपने आप का डीएनए, अपने आप का राइबोसोम, अपने आप के एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन। एंजाइम्स किस में पार्ट लेते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन है। डीएनए एंड राइबोसोम मेक द माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस। अब ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि ऐसे ऑर्गेनल जिसके पास में अपना डीएनए, अपना राइबोसोम हो, जो अपने फंक्शंस के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंड ना हो, वो कहलाते हैं सेमी ऑटोनोमस। तो ये सेमी ऑटोनोमस का एग्जाम्पल है। एक तो है आपका कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कौन है, क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे कहीं कहीं पे प्लास्टिड भी नाम आपको देखना मिल सकता है। दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन एंड एंजाइम, और इसी कारण से वो एबल होते हैं अपने प्रोटीन्स और अपने एंजाइम्स बनाने में। बात करें डिस्कवरी की, ये भी मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक थे सी बेंडा। CBENDA, बेंडा। सी बेंडा जो वैज्ञानिक थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी। फंक्शंस की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया साइट्स वेयर एरोबिक पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन कॉल्ड क्रेब्स साइकिल इज परफॉर्म। ये सभी को याद हो जाना चाहिए। साइट का मतलब होता है लोकेशन या जगह। माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहाँ पे एरोबिक पार्ट होगा रेस्पिरेशन का, जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटीज। वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट, जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होंगी, एनर्जी की वजह से होंगी। और एनर्जी किसके द्वारा दी जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। जैसे कि सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड है, देयर ट्रांसपोर्ट एंड फॉर मैकेनिकल वर्क है। चाहे कंपाउंड को बनाना हो, चाहे कंपाउंड को ट्रांसफर करना हो, चाहे मैकेनिकल वर्क हो, तीनों ही चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। दे प्रोवाइड इंटरमीडिएट फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल्स लाइक फैटी एसिड। ये इंटरमीडिएट भी है, कहीं ना कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प कर रहा है किसको बनाने में, फैटी एसिड्स को बनाने में, स्टेरॉइड्स को बनाने में, अमीनो एसिड्स को बनाने में, और क्लोरोफिल को बनाने में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म में मेरे से जुड़िए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस कीजिए, और चैनल के ऊपर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।